3 जून 2025 आईपीएल फाइनल चल रहा है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स अहमदाबाद। अठारह साल में पहली बार चांस है कि आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीत जाएगी। बेंगलुरु में शाम के 6:30 बजे डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स, जो आरसीबी की इवेंट पार्टनर है, उसके एक स्टाफ मेंबर एक लेटर डिलीवर करते हैं कुबन पार्क पुलिस को। ये लेटर लिखा गया है शुभेंदु घोष के बिहाफ पे, जो सीईओ है कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के। और लेटर में लिखा गया है कि अगर आरसीबी आईपीएल फाइनल जीत जाती है इस शाम, तो अगले दिन टीम एक विक्ट्री परेड ऑर्गेनाइज करना चाहती है चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास। लेटर में बस ये रिक्वेस्ट दी गई है, कोई डिटेल्स नहीं मेंशन है कि कितने एक्सपेक्टेड लोग होंगे, कौन सा रूट लिया जाएगा, कौन सी परमिशंस हमें चाहिए। अब बेंगलुरु की पुलिस को क्योंकि लास्ट मिनट में रिक्वेस्ट दी जाती है, इससे वो मना कर देते हैं कि ना हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है और ना मैन पावर है ऐसे इवेंट को हैंडल करने के लिए। क्योंकि पुलिस को लास्ट मिनट प्रपोजल मिलता है, वो परमिशन को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि आपने हमें इतनी डिटेल्स दी नहीं है। पर उसी दिन बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर सारे डिप्टी कमिश्नर से मिलते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि रात के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो कर दें अगर आरसीबी जीत जाती है फाइनल। तो उस रात फिर लाखों लोगों का सपना पूरा हो जाता है, आरसीबी फाइनल जीत जाती है और रात के 11:30 बजे से सुबह के 5 बजे तक सेलिब्रेशन चलती है। एमजी रोड, इंदिरा नगर और कोरमंगला में भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कर्नाटका हाई कोर्ट में सीआईडी ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, जिसके हिसाब से बेंगलुरु की सिटी पुलिस फोर्स मोबिलाइज करी जाती है इन सेलिब्रेशंस के लिए। 607 ऑफिसर्स और करीब 2500 कांस्टेबल्स डिप्लॉय करे जाते हैं पूरी रात में। अब अगला दिन होता है 4 जून 2025। बेंगलुरु के लोग अभी भी रिकवर नहीं कर रहे हैं पिछले रात की सेलिब्रेशन से। आरसीबी की टीम ट्रॉफी के साथ अहमदाबाद से बेंगलुरु की फ्लाइट लेती है और जैसे वो ट्रांजिट में होते हैं, आरसीबी की मैनेजमेंट और सोशल मीडिया टीम बहुत एक्साइटेड हो जाती है। सुबह के 7:01 पर आरसीबी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट पब्लिश होता है, जहां वो पब्लिक को बोलते हैं कि वो विक्ट्री परेड को ज्वाइन करे विधानसौधा से लेकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक। 1 घंटे बाद एक और पोस्ट आता है जो बेसिकली इसी चीज को रिपीट करता है। पर आप ये देखना कि इन पोस्ट में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि कितने लोग इधर जमा होंगे, टिकट्स होंगी या नहीं होंगी, फ्री है, आपको क्या प्रेपरेशन करनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज पर सवाल उठाए जाते हैं बाद में। अब हो गए 8:55 और आरसीबी का ट्विटर हैंडल एक वीडियो मैसेज शेयर करता है उनके स्टार प्लेयर विराट कोहली से। I think I'm gonna feel the real side of it when we get to Bangalore tomorrow. सीआईडी की रिपोर्ट कहती है कि ये पोस्ट कुछ ही मिनट में वायरल हो जाते हैं। पहले पोस्ट को 16 लाख लोग देखते हैं कुछ ही घंटों में। अब आरसीबी का फैन बेस जो 18 साल से वेट कर रहा है, उनके लिए मूवमेंट बहुत बड़ी है और इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटने वाली। चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार एक पब्लिक फेलिसिटेशन सेरेमनी करते हैं विधानसौधा में आरसीबी प्लेयर्स के लिए। पर इन सेलिब्रेशंस के दौरान थैंकफुली एक आवाज आती है स्टेट सरकार से। सीनियर पुलिस ऑफिसर एमएन गौड़ा एक वार्निंग देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। वो सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को बोलते हैं कि आरसीबी की एक पब्लिक फेलिसिटेशन करना विधानसौधा में बहुत डेंजरस हो सकता है। वो कहते हैं कि लाखों क्रिकेट फैंस इधर आएंगे, जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो एक सीनियर पब्लिक ऑफिशियल एक वार्निंग दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है अगर हम आरसीबी प्लेयर्स की फेलिसिटेशन विधानसौधा में करेंगे। पर वार्निंग किसी ने सुनी नहीं। अब जो सिक्योरिटी पर्सनल है बेंगलुरु में, उनको 2 भागों में बांटा गया। एक जो वीआईपीज की सुरक्षा कर रहे हैं विधानसौधा में, और दूसरे जो स्टेडियम में भीड़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दोपहर तक आरसीबी टीम बेंगलुरु में पहुंच जाती है, होटल जाती है फ्रेशन अप होने के लिए और फिर सीधा विधानसौधा जाते हैं वो, जहां उनसे चीफ मिनिस्टर मिलते हैं। हजारों लोग उधर पहुंच गए हैं इस उम्मीद में कि उनको अपने स्टार की एक झलक मिल जाए। ये फेलिसिटेशन असेंबली बिल्डिंग के सामने होती है
जिससे तस्वीरें तो बहुत अच्छी ली जाती हैं, पर इन सारी चीज़ों से जो टीम का अराइवल है चिन्नास्वामी स्टेडियम में वो लेट हो जाता है और चिन्नास्वामी स्टेडियम का भी हाल बेहाल हो गया है। हजारों लाखों लोग स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं और स्लोगन्स चिल्ला रहे हैं। कई लोगों को उम्मीद थी कि एक ओपन टॉप बस की परेड होगी, जैसे जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, पर बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने इस चीज़ को करने से मना कर दिया क्योंकि शहर की ट्रैफिक सिचुएशन तो वैसे ही इतनी अच्छी नहीं है। बारिश के बावजूद भीड़ उधर रुकी नहीं। लोग चाहे इस बारिश में भीग जरूर रहे थे, पर उनका जज्बा रुका नहीं। दोपहर के 3 बजे तक स्टेडियम गेट्स चोक पॉइंट बन चुके थे क्योंकि हजारों लोग स्टेडियम को एंटर करने की कोशिश कर रहे थे 5:30 बजे की सेलिब्रेशन देखने के लिए। 3:15 बजे तक लाखों लोग धक्का मुक्की कर रहे स्टेडियम के बाहर और तब आरसीबी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक और पोस्ट करता है कि कुछ लिमिटेड फ्री पासेस अवेलेबल है स्टेडियम में एंट्री के लिए। ये पहली बार है जब आरसीबी ने मेंशन किया लिमिटेड पासेस के बारे में। सीआईडी रिपोर्ट ने कहा कि ये आरसीबी की एक मेजर गलती थी क्योंकि आरसीबी ने लिमिटेड पासेस के बारे में पहले कभी मेंशन ही नहीं किया। सब लोगों को लगा कि एक फ्री फॉर ऑल इवेंट है, पर क्योंकि ये पोस्ट 3:15 बजे आया, इस पोस्ट का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि तब तक तो लाखों लोग ये मानते हैं कि उनको फ्री में एंट्री मिलेगी स्टेडियम में। इस वजह से भीड़ में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन फैलने लगी क्योंकि गर्मी और बारिश में खड़े रहने के बावजूद कई लोगों को एंट्री मिली नहीं। कोई चिल्लाता कि गेट 1 खुला है तो हजारों लोग गेट 1 की तरफ जाते, फिर दूसरा आदमी चिल्लाता कि गेट 2 या फिर 3 खुला है तो लोग उस तरफ जाते। रियलिटी में स्टेडियम मैनेजमेंट ने मोस्ट गेट्स बंद रखे हैं। ऑर्गेनाइजर्स और पुलिस भी सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं क्योंकि वो लाउड स्पीकर पर कंफ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस शेयर कर रहे हैं। अब पूरी तैयारी हो रखी है डिजास्टर की। एक एक्साइटेड भीड़ जमा हो गई है जिनके साथ पुअर कम्युनिकेशन किया जा रहा है और मानो ना से बराबर क्राउड मैनेजमेंट चल रही है। बस एक चीज की कमी है और वो है ट्रिगर, और ट्रिगर आता है 3:25। क्लियरली पता नहीं है कि चिंगारी लगती कैसी है, पर स्टेटस रिपोर्ट और न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से हम ये सीक्वेंस बता सकते हैं। स्टेडियम के पास जो एंट्री गेट्स है लिंक रोड और कबन रोड के पास, उधर से प्रेशर इतना आता है कि वो अनबेरेबल हो जाता है। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर जो उधर पुलिस कर्मी हैं वो ओवरवेल्म हो जाते हैं और एक पुश के बाद बैरिकेड और गेट टूट जाता है। वो लोग जो आगे खड़े हुए हैं जिनकी बॉडीज गेट पर लगी हुई हैं, वो एकदम से धाप करके गिर जाते हैं जब ये गेट टूटता है। वो लोग जो पीछे हैं वो बिना रियलाइज किए आगे चलते हैं और उनको पता चलता है कि वो दूसरे लोगों पर कदम रख रहे हैं। और ये बस कोई एक गेट नहीं है। स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि गेट 2, 2A, 6, 7, 15, 17, 18, 20 और 21 सब जगह ऐसा ही माहौल है जहाँ कुछ गेट्स टूट जाते हैं, दूसरे गेट्स को तो भीड़ खुद ही तोड़ देती है, जैसे गेट 1, गेट 2 और गेट 21। क्योंकि ये एंट्री पैसेजेस बहुत नैरो हैं इसलिए चोक पॉइंट बन जाते हैं और कई मेटल डिवाइडर्स पर तो लोग फंस जाते हैं। कई विटनेसेस बताते हैं कि उन्होंने जो जमीन पर देखा वो मानो एक बॉम्ब ब्लास्ट के बाद का इंसिडेंट है। खोई हुई कैप्स, जूते और कपड़े मिलते हैं जमीन पर। सबसे बड़ी कमी है ऑक्सीजन की। वो लोग जो नीचे दबे हुए हैं वो सांस नहीं ले पाए। कुछ लोग स्टेडियम की दीवार से छलांग लगने लग जाते हैं ताकि वो दबे ना, क्योंकि एक बहुत छोटे से एरिया में इतने लोग पैक्ड हैं, इससे वो लोग जो अभी गेट्स पर भी नहीं है वो भी घबरा जाते हैं। इस घबराहट की वजह से लोग चिल्ला रहे हैं कि धक्का मत लगाओ। कुछ लोग पानी के लिए चिल्ला रहे तो दूसरे फर्स्ट एड के लिए। कबन पार्क मेट्रो स्टेशन जो स्टेडियम के साइड में है, उधर कई लोग घायल लोगों को कैरी कर रहे हैं। इस भीड़ के बीच फाइनली सायरन सुनाई देते हैं, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम शहर के बीच में है, इससे कई अस्पताल की एम्बुलेंस मिनटों में ही उधर पहुंच जाती है। पर क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है इसलिए ट्रैफिक का ग्रिडलॉक हो चुका है
और कई एम्बुलेंस फंस गई हैं। ये भगदड़ बस 10-15 मिनट के लिए ही चलती है, पर ये 10-15 मिनट काफ़ी हैं डैमेज करने के लिए, और 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं, कुछ को फ्रैक्चर हो गया और दूसरों को कंकशन। दम घुटने की वजह से कुछ लोग की मौत तुरंत हो जाती है, जबकि दूसरे लोग हॉस्पिटल के रास्ते में मारे जाते हैं। एक ऐसा दिन जो सेलिब्रेशन का दिन होना था, वो 11 परिवारों के लिए एक सदमे का दिन बन गया है। विक्टिम्स जो हैं वो मोस्टली बहुत यंग है, कई टीनेजर्स हैं और दूसरे अर्ली 20s में हैं, जिनका सपना था कि एक दिन आरसीबी आईपीएल जीतेगी। अब जहां गेट्स के बाहर ये मातम मच रहा है, अंदर कहानी बहुत अलग है। कई फैंस को पासेस मिल गए हैं और वो खुशी मना रहे हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि बाहर हुआ क्या है। एक बड़ा क्रिटिसिज्म जो हुआ है इस इवेंट का, वो है कि चाहे फैंस को ना पता हो, पर लोगों को और पुलिस को पता था कि बाहर हो क्यों रहा है, पर इसके बावजूद सेलिब्रेशन कंटिन्यू रही। And they have decided to continue with the celebration despite what is happening outside. CID स्टेटस रिपोर्ट हमें बताती है कि ऐसा हुआ क्यों। उनका कहना है कि अथॉरिटीज के आगे एक बहुत बड़ा सवाल है। बाहर एक भीड़ जमा है और स्टेडियम के अंदर भी। अगर अथॉरिटीज लास्ट मिनट कैंसिलेशन कर देती हैं तो दंगे और वायलेंस के भी चांसेस हैं। इसलिए सरकार पुलिस से बातचीत करके एक टैक्टिकल डिसीजन लेती है कि सेलिब्रेशन का इवेंट चालू रहेगा, पर एक लोअर स्केल में, और इसकी मॉनिटरिंग लगातार होती रहेगी। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में एक नॉन प्रिंसिपल है कि एक बहुत बड़े इवेंट की कैंसिलेशन लास्ट मिनट पर नहीं होनी चाहिए। उल्टा आप इवेंट को कंटिन्यू रखो, पर एक छोटे स्केल पर, ताकि टेंशन जल्दी से डिफ्यूज हो जाए। इसीलिए शाम के 5:30 बजे विक्ट्री सेरेमनी स्टार्ट होती है। अब तक करीब 30,000 फैंस स्टेडियम में आ चुके हैं। जब आरसीबी के प्लेयर्स टनल से आते हैं आईपीएल ट्रॉफी के लिए, स्टेडियम में लोग चिल्लाने लगते हैं। विराट कोहली और उनके दूसरे टीममेट्स बैल्कनी पर चढ़ते हैं ट्रॉफी दिखाने के लिए, पर इन सेलिब्रेशंस के बीच लोगों के फ़ोन बजने लग जाते हैं। फैंस अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और न्यूज़ अलर्ट्स को पढ़ते हैं जो स्टेडियम के बाहर स्टैम्पीड की बात कर रहे हैं। पीछे अब नज़ारा चेंज हो गया है। पुलिस ऑफिशियल्स आरसीबी के मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे हैं। लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट भी अब इस सेलिब्रेशन की नहीं, बल्कि स्टैम्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। The doctors, the medical teams here are doing everything that they can to provide the best treatment is what I'm picking up. सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स वेन्यू पे पहुंचते हैं और आरसीबी को बोलते हैं कि आपको ये सेलिब्रेशन जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। ऑन स्टेज जैसे ही विराट कोहली माइक्रोफोन लेते हैं क्राउड को एड्रेस करने के लिए, कई लोग ऑडियंस में नोटिस करते हैं कि कैसे कई पुलिस और इवेंट ऑफिशियल्स के चेहरे उतरे हुए हैं। विराट कोहली भी कुछ ही वर्ड्स बोलते हैं, पर एक आरसीबी ऑफिशियल उनके पास जाते हैं और उनके कान में कुछ बोलते हैं। प्लेयर्स को तुरंत स्टेज से बाहर किया जाता है और एक अनाउंसर बोलता है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से इवेंट को हम जल्द खत्म कर रहे हैं। वो अनाउंस करते हैं कि कोई विक्ट्री लैप नहीं लिया जाएगा स्टेडियम के लिए। जो कई फैंस हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भला चल क्या रहा है, पर जैसे ही लोग न्यूज़ पढ़ते हैं अपने फ़ोन पर, सब क्लियर हो जाता है। आरसीबी टीम स्टेडियम से निकल जाती है पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, और रात तक ये खबर हमारे देश की टॉप खबर बन जाती है। But right now 11 people have lost their lives is what we're picking up. Of course, as RCB fans, this is not something that we would have wanted. कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया हॉस्पिटल्स जाते हैं और मीडिया से बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर क्लियरली बताते हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लोग उधर पहुंच गए थे। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसके बारे में बात करते हैं, और बीसीसीआई इस इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट बुलाता है। बीसीसीआई सेक्रेटरी कहते हैं कि ये नेगेटिव साइड है पॉपुलैरिटी का। इस सीरियस सिचुएशन को देखते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। सुबह के 10:30 बजे उन्होंने एक अर्जेंट हियरिंग करवाई और कर्नाटका सरकार से रिपोर्ट मांगी। कर्नाटका सरकार ने कहा कि उस दिन करीब 1300 पुलिस कर्मी तैनात थे स्टेडियम के आसपास। वो कहती कि एम्बुलेंसेस तो थी, पर इतनी नहीं थी, क्योंकि चाहे स्टेडियम की कैपेसिटी 36,000 थी, पर उधर भीड़ लाखों में थी। जो सरकार के वकील है वो कोर्ट को बताते कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। नोटिस भेजे गए हैं आरसीबी को और उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए को। इन दोनों कंपनीज के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, और चीफ मिनिस्टर ने कॉम्पनसेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बात करी है। जो हाईकोर्ट की बेंच है वो सरकार से 9 सवाल पूछती है, बेसिकली ये जानने के लिए कि ये परमिशन दी किसने। जबकि आरसीबी उन 11 परिवारों को जहां लोगों की मौत हुई, उनको 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देती है। वो आरसीबी केयर्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करती है इंजर्ड फैंस को सपोर्ट करने के लिए। पर इससे आरसीबी बचने वाली नहीं है, क्योंकि कबन पार्क पुलिस स्टेशन में कई एफआईआर दर्ज होती है आरसीबी, डीएनए और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ।
इसके बाद कई सस्पेंशंस और रेजिग्नेशंस आते हैं। चीफ मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद और 2 और आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाता है। वो एक 1 मैन जुडिशियल इंक्वायरी भी सेटअप करते हैं रिटायर्ड जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्ना के नाम से, और उनको डेडलाइन दी जाती कि 1 महीने के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस टाइम 3 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन, रिटायर्ड जस्टिस कन्ना की इन्वेस्टिगेशन और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। इस इंसिडेंट के बाद पॉलिटिक्स भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बीजेपी कहती है कि चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों को रिजाइन करना होगा। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर और लोगों को रिजाइन करने में मजबूर करते हैं। वो अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ घंटे बाद एक बहुत बड़ी खबर आती है कि बेंगलुरु की पुलिस ने आरसीबी के एक टॉप ऑफिशियल और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए के 3 एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया। निखिल सोसाले जो आरसीबी के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रेवेन्यू है, उनको केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया जाता है जब वो मुंबई जा रहे हैं। अब जहां सरकार कह रही है कि सारा दोष आरसीबी, डीएनए और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पर है, आरसीबी और क्रिकेट एसोसिएशन अपनी पिटीशंस फाइल करती है हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि उनकी एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए। फिर आईपीएस ऑफिसर विकास कुमार विकास, जिनको सस्पेंड किया गया था, वो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में एक पिटीशन दर्ज करते हैं अपने सस्पेंशन ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। अब ये सब झगड़ा चल रहा है, एक वीडियो सामने आता है जो हमें रिमाइंड करता है कि मैटर किस चीज के बारे में है। कॉम्पनसेशन कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ उस मेरा बच्चा था ना, उसको मिला दिया तो उसकी भी पता नहीं है सब्जेक्ट मुझे। लोगों की जिंदगियों के बारे में। इंसिडेंट के 8 दिन बाद 12 जून को कर्नाटका सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करती है। इस रिपोर्ट का मेन मकसद है उन 9 क्वेश्चंस का आंसर करना जो कोर्ट ने सरकार से पूछे थे। तो जवाब क्या है? पहला क्वेश्चन, ये इवेंट किसने ऑथराइज किया और कब? सरकार का जवाब है कि हमने तो कभी परमिशन दी नहीं, आरसीबी और डीएनए ने ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज किया। क्या परमिशन दी गई थी और किसने? सरकार बोलती है कि हमने परमिशन दी नहीं। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम की परमिशन दी, पर पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई। कितनी बड़ी क्राउड थी और किसने इस चीज का अनुमान लगाया, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि उस स्टेडियम में जहां करीब 36,000 लोग हो सकते थे, एक्चुअली 2.5 लाख लोग उधर मौजूद थे। कोर्ट ने 9 सवालों के जवाब सुने। अब ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने नोटिस भेजे कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, आरसीबी और डीएनए। ये सारी खबर सुनने के बाद बीसीसीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वो बहुत दुखी हैं इस इंसिडेंट से और एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगी ताकि ऐसी चीजें कभी ना हो। वो कहते हैं कि अब सारे इवेंट्स में एक रिटन क्लियरेंस चाहिए होगा बीसीसीआई से और एक फॉर्मल अप्रूवल चाहिए होगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से। याद रहे विकास कुमार विकास जो बेंगलुरु में पुलिस ऑफिसर थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनका केस अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में सुना जा रहा है। ट्राइब्यूनल भी ये कहता है कि इसमें आरसीबी की गलती है। ट्राइब्यूनल कहता है कि पुलिस ना भगवान है ना जादूगर जो इतनी बड़ी क्राउड को इतने छोटे टाइम में मैनेज कर लेंगे। ट्राइब्यूनल पुलिस को क्रिटिसाइज करता है पर कहता है कि जो सस्पेंशन किया गया है वो अनफेयर है, इसलिए इनको वापस अपनी पोस्ट मिल जानी चाहिए। पर कर्नाटका सरकार फिर हाई कोर्ट में जाती है ट्राइब्यूनल का डिसीजन चैलेंज करने के लिए। अब हमें कुछ सवालों के जवाब तो मिल गए हैं, पर मेन मुद्दा अभी भी अनक्लियर है कि भैया अगर किसी ने परमिशन नहीं दी तो इतना बड़ा इवेंट हुआ कैसे। इसी की वजह से जस्टिस कुन्हा की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। जहां दूसरी रिपोर्ट्स इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स पर दोष डालती है, ये रिपोर्ट पुलिस पर दोष डालती है। रिपोर्ट कहती है कि उस समय बस 515 पुलिसकर्मी डिप्लॉयड थे, जिनमें से बस 80 क्राउड मैनेजमेंट कर रहे थे स्टेडियम के गेट्स के पास। रिपोर्ट कहती है कि कई सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को तो स्टैम्पीड के बारे में सोशल मीडिया से पता चला। जॉइंट कमिश्नर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इस इंसिडेंट के आधे घंटे बाद पहुंचे और पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को तो शाम के 5:30 बजे तक कुछ खबर ही नहीं थी, यानी कि इंसिडेंट के 2 घंटे बाद। रिपोर्ट कहती है कि स्टेडियम के पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेकार है। जो एंट्री और एग्जिट लेआउट है वो बड़ी क्राउड को हैंडल ही नहीं कर सकते। गेट्स बहुत नैरो हैं और बैरिकेड्स हर जगह लगे हुए हैं जिससे बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है। रिपोर्ट ऑर्गेनाइजर्स पर भी दोष डालती है कि उनके कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन की वजह से ये भगदड़ मची, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, इसलिए भीड़ डेस्परेट हो जाती है और गेट 1, 2 और 21 को
वो लिटरली तोड़ देते हैं क्योंकि उनको डर है कि वो इवेंट को मिस कर देंगे। ये रिपोर्ट क्लियरली बताती है कि कौन से 11 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। आरसीबी के एक टॉप ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, डीएनए नेटवर्क्स के हेड और वाइस प्रेसिडेंट, पुलिस में एडिशनल डीजीपी, इंस्पेक्टर जनरल, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी और एक पुलिस इंस्पेक्टर। तो 11 लोगों की लिस्ट तो बन गई, पर हुआ क्या? कर्नाटका सरकार तो स्टार्टिंग से बोल रही है कि गलती आरसीबी, डीएनए और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की है, हमारी नहीं है। इसी वजह से 24 जुलाई को सरकार ने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली और आरसीबी, केएससीए और डीएनए के खिलाफ लीगल एक्शन लिया। ये सारी पार्टीज फिर कोर्ट के पास गई एफआईआर को कैंसिल करने के लिए। अब कोर्ट फाइलिंग्स में आरसीबी क्या कहती है कि हमने अनाउंसमेंट्स तभी करी जब हमें सरकार से ओरल कंफर्मेशन मिली, पर इसका एविडेंस क्या है ये हमें पता नहीं है। आरसीबी उल्टा कहती है कि चीफ मिनिस्टर ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी, इसी वजह से इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे पर दोष डाल रही है, पर मिल क्या रहा है हमें? आरसीबी कहती है सरकार की गलती है, सरकार कहती है इन तीनों की गलती है, और बीसीसीआई कहती है उनकी गलती नहीं है, हम तो बस ये इंश्योर करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, विच इज़ अ गुड थिंग। बट व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी? 2.5 लाख लोग एक इवेंट में कैसे पहुंच सकते हैं और हमें ये पता नहीं कि किसकी गलती है?